हेलो एवरीवन, मेरे चैनल डियर लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो आज का ये जो एपिसोड है ये कुछ यूनिक है, कुछ खास है, क्योंकि आज के इस एपिसोड से हम जानेंगे कि हमारे इतिहास के बारे में और ऐसे कितने हमारे देश में मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको जान करके समझ करके हम जान सकते हैं कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारा इतिहास क्या है। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि इफ़ यू डू नॉट नो योर पास्ट, इफ़ यू डू नॉट नो योर हिस्ट्री, इट्स जस्ट लाइक द ट्री विदाउट हैविंग अ रूट्स। तो दोस्तों, जड़ों को जानना, जड़ों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और मार्टिन लूथर किंग ये भी कहते हैं और महात्मा गांधी भी कहते हैं कि यदि आपको अपने वर्तमान और भविष्य को जानना है तो उसके लिए आपको अपने इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप भारतवंशी हैं, भारत में रह रहे हैं या भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी प्रांत में रहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आज हम अपने इतिहास को जानें, हम अपनी उस गौरवशाली गाथा को जानें जिसके कारण कि हम विश्व में जाने जाते हैं, और हम उन सभी लोगों के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में जानें जिसके बारे में कि हमको जानना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ में आज महेश्वर दयाल गुप्ता जी हैं। तो मैं गुप्ता जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। गुप्ता जी इज़ अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, बहुत अच्छे तरीके से सुनाते हैं। दरअसल बात यह है कि मैंने इनको ऑब्जर्व किया कि जब ये हमारे मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के समय में कई सारे लोगों के साथ चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो इनका जो बताने का जो अंदाज़ है वो बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने उनसे निवेदन की गुप्ता जी के साथ में, गुप्ता जी आकर के हमारे जो जितने भी ऑडियंस हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, उनको बताइए कि किस तरीके से ये सारी घटनाएँ, ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो गुप्ता जी को कई सालों का अनुभव है बैंक ऑफ इंडिया में काम करने का, अभी रिटायर्ड हैं और अपने परिवार के साथ में यहाँ पर रहते हैं। तो गुप्ता जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्ते। सो गुप्ता जी, बताइए, आप उस दिन चर्चा कर रहे थे रानी की वाव के बारे में जो पाटन में है, तो ये बेसिकली है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और ये इसके बारे में दरअसल बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो आपसे निवेदन है कि इसके बारे में बताइएगा। देखिए, गुजरात में पहले हिंदुओं का ही शासन हुआ करता था, बाद में मुस्लिम शासक आए। तो जब हिंदुओं का शासन था तो पाटन वहाँ की राजधानी थी, और जब मुस्लिम शासक आए तो उन्होंने वो पाटन से हटा के अहमदाबाद को राजधानी बनाया। और पाटन जो राजधानी थी वो धीरे धीरे मुस्लिम शासन होने के कारण वहाँ पर जो भी पुराना किला था, मंदिर थे, वो नष्ट होते गए। लेकिन 1980 में, 1980 की बात है कि वहाँ पर किले के पास में एक गड्ढा था, उस गड्ढे में हमेशा पानी भरा रहता था। तो लोग सोचते थे कि ये पानी क्यों भरा रहता है, इसमें क्या ऐसी खास बात है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसकी डिगिंग करवाई, खुदवाया, और खुदवाने के बाद में पता लगा कि वो 9 मंजिला वहाँ पर बावड़ी निकली। उसको रानी की बाव नाम दिया गया। बाव यानी बावड़ी? बावड़ी, बावड़ी मतलब स्टेप वेल, जिसमें आप सीढ़ियों से नीचे कुएं तक जा सकते हैं। और जब उसकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने और ज़्यादा सर्च किया तो पता लगा कि 1063 सन 1063 में वहाँ की एक रानी थी, चालुक्य वंश की, उदयमती, उसने वो स्टेप वेल बनवाया था अपने राजा जो था उसकी याद में। और वो इतनी शानदार है कि मोदी जी नेचुरली, आपको पता है कि वो गुजरात से बिलोंग करते हैं, और जब हमारे 100 के नए नोट चले तो 100 के नोट में आपने देखा होगा कि रानी की वाव का फोटो लगाया हुआ है। अब यदि आप रानी की वाव देखेंगे तो उसमें हमारे जो भी देवी देवता हैं उनकी मूर्तियां हैं, और बहुत शानदार मूर्तियां हैं, गणेश जी की, सरस्वती जी की। और सबसे खास बात यह है कि किसी भी आप फ्लोर पे जाएं और सामने आपको लेटे हुए विष्णु जी की मूर्ति आपको नजर आएगी। दूसरा ये है कि आज की तारीख में भी वहाँ पर पानी अवेलेबल है। यदि आपको पानी चाहिए तो आप नीचे तक जाके और उसको देख सकते हैं। और उसका जो आर्किटेक्चर है वो इतना अच्छा है कि यदि आप फोटो देखेंगे तो आपको भी लगेगा, और यदि आप फिजिकली जाके देखें तो बहुत ही अच्छा है। तो आज के ज़माने में हम देखते हैं कि जो आर्किटेक्चर जो होता है, जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो बनाते हैं, बहुत सारी कॉलोनीज बनाते हैं, लेकिन बारिश में, आप बॉम्बे का एग्जांपल ले लीजिए, बारिश में बॉम्बे की हालत कितनी ख़राब हो जाती है। पानी जो है वो कितना लेवल उसका, पूरे के पूरे ऑफिसेज बंद हो जाते हैं, लोग बड़े परेशान होते हैं। तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात ऐसी रही होगी पुराने समय में कि उनका कुछ ना कुछ सिस्टम, प्रोसेस, या उनकी जो इंजीनियरिंग जो होती होगी वो इतनी डेवलप्ड होती होगी कि आज के समय में भी अगर आप देखें ऐसे स्थान जो ऊंचे इस जगह पर बने हुए हैं, कई मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, और ये जो रानी की वाव जिसका आप एग्जाम्पल बता रहे हैं कि वहाँ पानी कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि और भी ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ पर कि इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है कि कुछ ना कुछ तो होगा पुराने इस आर्कियोलॉजी। पुराने जितने भी राजा थे, तो जिस तरह से अभी सरकार नहरें बनवाती थी, बांध बनवाते हैं, उसी
तरह से पुराने ज़माने में भी राजा लोग बांध भी बनवाते थे, लेकिन स्टेप वेल या कुएं वो खुदवाते थे। और जो भी सेठ लोग होते थे, जो धनाढ़ लोग होते थे, तो वो अपने पूर्वजों की याद में या अपने जो भी पति है या पत्नी की याद में वो कुएं खुदवाते थे, धर्मशालाएं बनवाते थे। तो इसी तरह के राजस्थान में, गुजरात में, चूँकि ये डेजर्ट एरिया है जहाँ पानी की बहुत कमी है, तो वाटर प्रिजर्वेशन वहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट था। और पानी आपको साल भर मिलता रहे और बरसात में जो भी पानी आए वो साल भर के लिए प्रिजर्व हो जाए, उसके लिए वो लोग स्टेप वेल बनवाते थे। लेकिन वो स्टेप वेल न केवल पानी का साधन होता था, बल्कि उसको अपने धर्म से भी जोड़ के रखते थे। वहाँ पर अपने देवी देवताओं की मूर्ति बनवाते थे और आर्किटेक्चर उनका इतना सुंदर होता था कि कोई भी आदमी वहाँ पर कचरा नहीं डालेगा, गंदा नहीं करेगा, वो पवित्र स्थान माना जाता था। और उससे पानी की शुद्धता भी बनी रहती थी और लोगों को साल भर पानी भी मिल जाता था। दूसरी बात ये है कि वाटर मैनेजमेंट, पुराने जो हमारा आर्किटेक्चर है वो इतना अच्छा था कि वहाँ कभी फ्लडिंग नहीं होती थी और कभी आपको पानी की शॉर्टेज भी नहीं होती थी। जैसे राजस्थान में जो भी शहर बसाए हुए हैं वो सब राजपूत राजाओं ने बसाए हुए हैं। तो जो भी राजपूत राजाओं ने शहर बसाए हैं तो उनका आर्किटेक्चर ऐसा है कि जो भी पानी आता है बरसात में तो वो फ्लडिंग नहीं करता, बल्कि कुछ तालाब या झील बनाई हुई है उसमें पहले इकट्ठा होता है। और वो झीलें या तालाब इस हिसाब से बनाए हुए हैं कि वो तालाब शहर के वाटर लेवल को मेंटेन करते हैं और शहर में आपको कभी पानी की कमी नहीं आएगी और न ही फ्लडिंग होगा। जैसे अभी जोधपुर है, जोधपुर में अभी आज की तारीख में पानी की कोई शॉर्टेज नहीं है जी। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर एक कायलाना लेक है। वो कायलाना लेक के अंदर अभी राजस्थान कैनाल से कनेक्ट किया हुआ है और उसमें पानी भरा रहता है। पहले जब ये कैनाल से कनेक्टेड नहीं था तो बरसात में उसका पानी भर जाता था और उससे शहर का वाटर लेवल मेंटेन होता था। इसी तरह सभी शहरों में, उदयपुर में भी झीलें हैं, जयपुर में भी झीलें हैं, कोटा के अंदर एक तालाब है, किशोर सागर तालाब। तो जो भी बरसात का पानी आता है वो सारा पहले किशोर सागर तालाब में इकट्ठा होता है। उसके बाद में वो जब ओवरफ्लो होता है तो वो पानी फिर चंबल नदी में जाता है। और जो तालाब है उसका लेवल शहर से ऊपर है। तो शहर से ऊपर होने के कारण क्या होता है कि शहर के अंदर वाटर लेवल हमेशा मेंटेन होता है। अभी जैसे पानी की सप्लाई पाइप से होने लग गई तो भी वहाँ के नल में 24 आवर्स पानी आता है। अच्छा। क्योंकि शहर नीचा है और वाटर स्टोरेज जो है वो ऊंची है। तो ये राजाओं का ही आर्किटेक्चर था। और इसी तरह जो मंदिर थे तो मंदिर भी इसी तरह से बनाते थे। आपने देखा होगा कि शिव जी के मंदिर होते हैं, तो जहाँ पर भी शिव जी के मंदिर होते हैं वहाँ पेरिनियल वाटर सोर्स होता है, वहाँ पानी की कभी कमी नहीं होती। तो वो लोग एक तो ऐसी जगह भी ऐसी देखते थे कि पुराने जितने भी शहर हैं वो नदियों के किनारे बसाए जाते थे। और नदियों के किनारे बसाते तो ये खतरा होता है कि भाई नदी के किनारे है तो बाढ़ भी आ जाएगी। लेकिन बाढ़ से बचाने के लिए वो तालाब बनाते थे, झील बनाते थे, परकोटा बनाते थे, ताकि पानी भी रहे लेकिन फ्लडिंग भी ना हो और वाटर लेवल भी मेंटेन रहे। मैंने जैसे अहमदाबाद में गोपा जी देखा है कि वहाँ पर जैसा आप एंट्री करते हैं शहर में, तो वहाँ पर गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, ऐसे पुराने जो गेट्स हैं वो वास्तव में आज भी दिखाई देते हैं वहाँ पर। हाँ, पुराने गेट तो सिक्योरिटी पर्पज से भी बनाते थे। और दूसरा यही, जैसे मैंने बताया कि पानी जो आएगा तो वो शहर के अंदर नहीं जाएगा, तो वो इस हिसाब से परकोटा बनाते थे कि जो पानी आएगा वो शहर के बाहर निकल जाएगा। केवल जितना ज़रूरत है उतना ही पानी शहर के अंदर चाहिएगा। तो जब बाहर वाटर लेवल मेंटेन रहेगा तो अंदर शहर के अंदर जितने भी कुएं हैं उनमें आपको पानी रहेगा, वो सूखेंगे नहीं। तो परकोटे से दोनों चीज़ होती है, एक तो प्रोटेक्शन होता था कि बाहर कोई भी सैनिक आएगा या कोई भी दुश्मन की सेना आएगी तो वो पहले वहाँ पर ही जो परकोटा बनाते थे, परकोटे के सहारे पे वो खाई बनाते थे। तो उस खाई को उसको क्रॉस करना पड़ेगा। और ऊपर वो लोग अपने वीपन्स रखते थे, तो कोई भी यदि आया तो आप पहले जब तक वो खाई को क्रॉस करेगा तब तक आप वीपन से उनको मार सकते हैं। तो ये जो रानी की वाव के बारे में आप बता रहे थे कि पाटन में है, तो शायद सुना है कि पाटन पहले राजधानी हुआ करती थी गुजरात। पाटन पहले गुजरात की राजधानी थी जब हिंदू राजा वहाँ थे, और जब मुस्लिम शासक आए तो फिर उन्होंने अहमदाबाद बसाया। इसलिए नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि मुस्लिम शासकों ने बसाया है। तो इसमें जो आपने बताया कि जो बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, तो कितने लेवल हैं उसमें सीढ़ियों के? जो उसमें लगभग 7 से लेकर 9 तक लेवल है। और हर लेवल के ऊपर आपको मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और बिल्कुल जब ग्राउंड आप जाएंगे तो वहाँ पर कुएं के जैसा राउंड सर्कल है। और बाकी हर लेवल पे उसमें मतलब काफ़ी स्पेस है, वहाँ पर आप ड्वेल कर सकते हैं, देख सकते हैं।
तो एक चीज़ जो देखने को मिलती है गुप्ता जी कि ये जितने भी, जैसे आपने बताया कि जो मॉन्यूमेंट्स होते थे पुराने, जैसे रानी की बाव हो गया, या आपने बताया कि जो मंदिर होते थे, तो इसको धर्म से जोड़ने के पीछे मेरे ख्याल में एक यही उद्देश्य होता होगा कि वो संरक्षित रहे। दोनों उद्देश्य होते हैं कि हमारे जो धर्म में जो मंदिर होते थे तो एक तरह से वो एनर्जी सेंटर हुआ करते थे। उनका जो स्ट्रक्चर होता था वो इस तरह से होता था कि जो एनर्जी वहाँ पर कंजर्व हो और जो भी वहाँ पर विजिटर आए वो एनर्जाइज हो जाए। दूसरा क्या है कि हम वहाँ पर मंत्र वगैरह बोलते हैं, भगवान की पूजा करते हैं तो मंत्र से पूजा करते हैं। तो मंत्र क्या होता है, एक साउंड एनर्जी होती है। वो साउंड एनर्जी आप देखिए कि जब हम बोलते हैं तो स्पीकर होता है ना, स्पीकर में आगे छोटा मुंह होता है और आगे फिर वो जाके एक्सपेंड हो जाता है। मंदिर में उसका जस्ट रिवर्स होता है। तो क्या होगा कि जब आप मंत्र बोल रहे हो और ऊपर जाके वो मतलब एक तरह से कंसंट्रेट हो जाता है। और कंसंट्रेट होने के बाद में ऊपर क्या होता है कि जो कलश होता है वो सोने का होता है या मेटल का होता है। मेटल का होता है। तो जिस तरह से अभी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप जो सुन रहे हैं तो मैं जो बोल रहा हूँ ये इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप रिप्रोड्यूस करके और फिर वापस सुन सकते हैं। तो उसी तरह मंदिरों में क्या है कि जैसे ही आपकी जो सारी एनर्जी कंसंट्रेट होकर ऊपर जाएगी और ऊपर जाकर फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट हो जाएगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होकर और स्पेस में वो स्टोर हो जाएगी। और उसका फिर जो यूनिवर्स है, तो जो भी हम प्रार्थना करते हैं, जो भी हम मन से सोचते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, हर एक का यूनिवर्स के ऊपर इफेक्ट होता है और उसी का वो रिजल्ट मिलता है। तो जो हमारे पुराने मंदिर बने होते थे वो इसी हिसाब से होता है। उसी में जो हम किसी भी डेटी की यदि पूजा करते हैं तो पूजा करने के पहले, मंदिर बनाने के बाद में उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये है कि उसको लाइव कर देते हैं। जैसे आपने मोबाइल खरीद लिया, इसमें सिम भी डाल दिया, लेकिन लाइव कब होती है, जब वहां से जो भी सर्वर है, सर्वर से वो कनेक्ट हो जाता है। अच्छा। जिसके भी सिम है। तो इसी तरह जब मंदिर को बना लिया आपने तो वो फिजिकल स्ट्रक्चर है, मोबाइल आपने बना लिया, उसके बाद में मूर्ति डाल दिया आपने, सिम भी डाल दिया, लेकिन उसको एनर्जाइज करना है। वो एनर्जाइज मंत्रों से होती है और मंत्रों से जब वो एनर्जाइज हो जाती है तो यदि जैसे मैंने आपको कुछ भी कहा लेकिन मेरी आपसे जान पहचान नहीं है, तो मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो आप इतना इग्नोर नहीं कर दोगे। लेकिन जब मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा तो मैं जो कहूंगा वो आप एक बार उसको कंसिडर करेंगे। तो वही चीज है कि जब एक पत्थर की मूर्ति है, अब आप उससे कुछ भी मांगोगे तो जब वो एनर्जाइज नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि वो एनर्जाइज हो गई तो फिर उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा। मोबाइल में भी यही आप बोलते रहो, लेकिन यदि आपने सिम एक्टिवेट नहीं किया हुआ है तो कुछ भी नहीं होगा, कहीं से कनेक्ट नहीं होगा। लेकिन यदि वो सर्वर से कनेक्ट हो गया तो जो भी आपका मैसेज जहां भेजना चाहते हैं वो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपने ये साइंटिफिक तरीके से समझाया और मेरे विचार में ऐसा लगता है कि बाकी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये विज्ञान है, जो लोग बोलते हैं ना मंदिर जाने से कुछ नहीं होता, क्यों मंदिर जाना चाहिए, मंदिर में क्या रखा हुआ है, तो ये उनके लिए बड़ा अच्छा संदेश है और बड़ी अच्छी सीख है इसमें। दिस इज़ अ वेरी गुड लर्निंग कि जब आप मंदिरों में जाते हैं तो अगर आपने महसूस नहीं किया हो तो कभी करके देखिए। पुराने मंदिरों में कभी जाएंगे आप तो आपको वहाँ पर जाकर के जो मन में जो शांति मिलती है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो मेरे बारे में ये खास बात है, मैं किसी भी शहर में जाता हूँ सबसे पहले पूछता हूँ कि यहाँ पर पुराना टेम्पल कौन सा है। जैसे जो जितने ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं है ना, तो हमारे जो इतने 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं, सौराष्ट्र सोमनाथम चर्षीशैलम मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम चडाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधेतु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणसी विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम कृष्णेशम शिवालय। तो ये जो जितने ज्योतिर्लिंग है ये अपने आप में ऊर्जा के स्रोत हैं, मैं भी ऐसा मानता हूँ। नाम ही है ना ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर का मतलब हो गया प्रकाश और लिंग का मतलब हो गया सिंबल। तो दे आर द सिंबल ऑफ द लाइट और लाइट का मतलब हो गया एनर्जी हो गया। तो यदि आप किसी भी रेडियो एक्टिव चीज के पास में आप जाएंगे तो जिस चीज से रेडियो एक्टिव चीज कनेक्ट होती है उसमें भी रेडियो एक्टिविटी आ जाती है। यदि मैग्नेट है, अब मैग्नेट के पास में यदि आप रॉ आयरन को रख देंगे तो उसमें भी मैग्नेटिज्म आ जाएगा। तो एनर्जी एक ऐसी होती है कि जैसे आप बिजली का तार आपने पकड़ लिया तो आपके ऊपर भी करंट बह जाएगा, मतलब आप भी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएंगे। तो वही चीज है कि ज्योतिर्लिंग जो भी हैं तो दे आर एनर्जी सेंटर्स और उनकी जो लोकेशन है वो लोकेशन भी इस तरह से है कि
यदि आप सारे ज्योतिर्लिंग को मिलाते हैं जी, है ना, तो एक सर्कल बनेगा। और वो सर्कल क्या है, इवोल्यूशन का सर्कल है। जैसे एक शंख बनता है, आप शंख को देखें तो शंख में एक एक्सिस होता है, जीरो। हाँ, जीरो से फिर यू सर्कल होगा, छोटा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, फिर बहुत बड़ा सर्कल, एंड में। तो इसी तरह जो यहाँ पर सेंटर है, तो सेंटर है कैलाश, जहाँ पर ग्रीष्मेश्वर है। जो कैलाश टेम्पल बना हुआ है औरंगाबाद में, तो वो इतना पुराना है कि आज की तारीख में कोई बता नहीं पाया कि वो मंदिर किसने बनाया। वो शिव जी का मंदिर कैलाश टेम्पल, और वो चट्टानों को काट के बनाया हुआ है। वहाँ से वो साइकिल शुरू होता है। तो जो पहला है वो कृष्णेश्वर है। जब वो साइकिल चलता है तो त्र्यंबकेश्वर आता है, भीमाशंकर आता है, एक साइकिल पूरा होता है। फिर दूसरा साइकिल आता है तो उसके अंदर गुजरात का आता है, गुजरात में सोमनाथ आता है, और एक और दूसरा है नागेश्वर, है ना, इधर आता है। और इधर हैदराबाद वाला आता है मल्लिकार्जुन। और उस साइकिल में आता है ओकारेश्वर, महाकाल, इस तरह से। फिर और साइकिल बड़ा होता है तो आता है रामेश्वरम, अच्छा, और केदारनाथ, और एंड में फिर आता है वो अपना नेपाल का। जी, तो नेपाल में जाके एंड हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि पांडव उनके पीछे गए तो केदारनाथ में उन्होंने पकड़ा, और फिर सोमनाथ में जाके वो। तो ये एक पूरा एनर्जी सर्कल है। बहुत बढ़िया। ये तो वास्तव में बहुत बड़ी रहस्य की बात आपने बताई है। तो अच्छा लगा गुप्ता जी ये बातें आपसे जान करके। और भी अगले एपिसोड में आपसे और भी बातें जानेंगे। दरअसल ये जो इसका जो एक उद्देश्य है, इस एपिसोड का उद्देश्य ये है कि जो आजकल के जो बच्चे हैं, जो नई जनरेशन्स के जो बच्चे हैं, उनको ये सारी चीज़ों के साथ में कनेक्ट करना, उनको ये बताना कि इसका महत्व क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और एंड दे कैन रियली रिलेट दिस। एंड इफ़ यू सी इन टुडेज एरा, देयर पेरेंट्स ऑल्सो नॉट अवेयर। उनको भी नहीं पता कि इन चीज़ों का महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो दोस्तों, अगर आप इसको देख रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि आपके परिवार में अगर बच्चे हैं तो उनको ज़रूर दिखाइए, और इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, ताकि लोगों को वास्तव में अपने संस्कृति, अपने कल्चर, अपना इतिहास के अंदर जो रहस्यमयी जो बातें छुपी हुई हैं, जो बड़ी काम की हो सकती हैं हमारे लिए, कि मंदिरों के पास जाना वो एक ऊर्जा के केंद्र होते हैं, वहाँ जाने के बाद एक सकारात्मक ऊर्जा शरीर के अंदर आती है। तो कोई व्यक्ति कितना ही निराश परेशान क्यों ना हो, उसको लगता है कि नहीं, कुछ वापस से वो री एनर्जाइज हो सकता है। तो ये सारे वैज्ञानिक कारणों को हम और जानेंगे। और आज हमने जाना कि रानी की वाव बेसिकली क्या है और किस तरीके से उसके बारे में हुई, मंदिरों के बारे में जाना कि क्यों ज़रूरी है। और आने वाले समय में हम अभी आने वाले एपिसोड्स में इसके बारे में और जानेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। दरअसल बड़ा अच्छा लगता है जब आप ये सुनाते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे जो दर्शक हैं उनको भी इसका लाभ दिया जाए। और ये चीज़ें जो है, ये डिजिटल जो मीडिया होता है, ये हमेशा परसिस्टेंट करता है। ये जो वीडियो एक बार यूट्यूब पे आ गया तो वो हमेशा के लिए हो गया। तो पता नहीं है कि आने वाले समय में कौन इसको वीडियो को देख करके उसके बारे में समझ पाए, जान पाए। और अभी इतिहास में जो हुआ है वर्तमान समय में हम उसको जान नहीं सकते, एक्चुअली पहचान नहीं सकते, क्योंकि इतना परिवर्तन हो चुका है, इतना ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं चीज़ें, कि वो जो पुराने समय की जो चीज़ें थी वो आज पता नहीं कहाँ चली गई। और ये जो हमको हमारे जो पुराने इतिहास में जो आज़ादी मिली है, या ऐसे हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने जो संघर्ष किया है, शायद हमको उसकी अनुभूति भी नहीं हो पाती है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ज़िंदगी जी है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, अपना समय निकालने के लिए। आशा करेंगे कि आप अगले एपिसोड में फिर आएँ और फिर हमारे जितने भी जो दर्शक हैं उनको इसके बारे में बताएं। थैंक यू सो मच।